हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी आप लोग सब्जेक्ट अभी कवर ना हुआ हो उसके बारे में कुछ टॉपिक जो बचे हैं उनको भी आप बता सकते हैं। साथ में अब हम लोग आज का जो वीडियो लेके आ रहे हैं ये एक तरीके से मैराथन क्लास है, ठीक है। मैराथन क्लास जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन के सेट लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप लोग का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके कितने के पैटर्न है, 50 क्वेश्चन के पैटर्न पे हैं। और टाइम कितना है आपका 130, 1.5 घंटे का टाइम है आपका। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो वीडियो लेके आया जा रहे हैं तो वो 50 क्वेश्चन आपके 1.5 घंटे से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश कराएंगे, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोशिश यही करें कि पूरी वीडियो को देखें और जो भी सॉल्यूशन है आपकी जो भी इसमें से क्वेरीज बचे हों वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ढालू छतों में छत आवरण को आलम देने के लिए बनाया गया त्रिभुजाकार ढांचा कहलाता है। देखो होता क्या है कि जब हम छत बनाते हैं, छत में क्या होता है, जो ढालू छत होती है ऐसे बनती है ना फ्रेम में। जब छत बनाते हैं तो इसमें जो ढाल होती है ये क्या कहलाती है, इसी पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ये होती है ट्रस भी कहलाती है और ये क्या कहलाती है, कैंची भी कहलाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की। सेकंड में कह रहे हैं कि छत का ढाल सामान्यतः कितना लिया जाता है। तो देखो छत का जो ढाल होता है सामान्यतः लिया जाता है, हम जो लेते हैं उसकी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, 15 से 20 डिग्री। हम इतना ही क्यों लेते हैं, इतना इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा ले लें, ठीक है, जैसे कि हमारा यूज ही क्या होता है, ढालू छत की हमारी यूज होती है कि जहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो या जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो, ऐसे केस में हम इसे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसी एंगल को, ठीक है, अगर और रिड्यूस कर दें या बढ़ा भी दें, मान लो अगर बढ़ा भी दिया तो क्या हो जाएगी, इस पर ज़्यादा कोई भी बर्फ़ रहेगी नहीं, स्लाइडिंग हो जाती है इस तरीके से। और हमारे अंदर क्या हो जाएगी, फ्लैट स्लैब के तौर पर काम करेगी, जिससे इसकी स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर बात करें, अगर इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दें, मान लो 15 डिग्री से कम कर दें, तो क्या हो जाएगी, बर्फ़ इस पर क्या होगी, जम जाएगी, जिससे कि इसकी लोडिंग क्राइटेरिया बढ़ती है, जिससे फेल होने के चांस हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू मानी गई है कि छत का ढाल समांतर जो लिया जाएगा वो क्या होगी, 15 से 20 डिग्री के ही आसपास ली जाएगी। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि छत का ढाल किस पर निर्भर करता है। देखो छत का ढाल किस पर निर्भर करता है, उसकी पार्ट जो स्पान होती है इस पर डिपेंड करेगा। फिर इसकी जो ढाल होती है ये वाली, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ये बनाते क्यों ढाल छत, क्योंकि जब हमारी बर्फबारी या बारिश या एक वन साइडेड, एक साइड से जो हवा की गति वो बहुत तेज़ होता है, ऐसे केसों में हम क्या करते हैं, छत की ढाल के बनाते हैं, ढालू छत हम यूज करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा देखें तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। और ये जो भी होती हैं छत की ढाल, ये पार्ट पे भी डिपेंड करेगा, वर्षा व हिमपात की तीव्रता पर निर्भर करेगी, कितनी उसकी इंटेंसिटी, और क्षेत्र की वायु की गति पर कि इसकी हवा की रुख क्या है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें कह रहे हैं कि छत, उठान व ढाल परस्पर किस प्रकार का संबंधित है। तो जो छत और ढाल होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लो ये हो गई, अगर मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ इसकी, ये हो गई, अगर इसकी डायग्राम बनाऊँ तो ये हो गई इसकी उठान, इसी को कहते हैं ना राइज बोलते हैं, राइज उठान हो गई। और ये हो गई आधा पार्ट। जब इसका एंगल लोगे तो इसकी वैल्यू अगर 10 थीटा के अपॉन लिखोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी राइज हो जाएगी ये लंब, और ये उसकी क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है, आधार। तो ये जाएगी क्या, राइज उठान, ठीक है, डिवाइड बाई आधा पार्ट। आधा ही ले रहे हो ना इसकी, L/2 ही ले रहे हो स्पान का, तो क्या हो जाएगा, आधा पार्ट हो जाएगा या हाफ स्पान हो जाएगी। तो इस यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 10 थीटा इक्वल टू राइज डिवाइड बाई हाफ स्पान या आधा पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि पर्लिन का खंड पर निर्भर करता है, ठीक है। जो पर्लिन होती है, पर्लिन हमारी क्या होती है, ये जो क्लिट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनती है ना स्ट्रक्चर में, जो पर्लिन हम लगाते हैं वो कह रहा है कि किस पे डिपेंड करता है। तो पर्लिन हमारा डिपेंड करता है उसकी जो सेंटर, ठीक है, लोडिंग की क्या होनी चाहिए और उसकी डिस्टेंस इनके बीच में क्या होनी चाहिए। जो भी हम पर्लिन यूज करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो मतलब दोनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए पे भी डिपेंड करेगा कि केंद्र से केंद्र की दूरी इनकी क्या होनी चाहिए और पर्लिन की दूरी होनी चाहिए। तो ये तीन क्या हो जाएगा, तीनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन। 5 क्या होगा, पर्लिन का खंड किस पे डिपेंड करेगा, केंद्र से केंद्र की दूरी पे भी डिपेंड करेगा, और पर्लिन की दूरी जो भी हम यूज कर रहे हैं पर्लिन उसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
6 कह रहे हैं छोटी लंबाई की साधारण कड़ियाँ कहलाती हैं। तो छोटी लंबाई की जो साधारण कड़ियाँ क्या होती हैं, छोटी लंबाई की जो हम यूज करते हैं वो क्या होती है कि बहुत सारे, ठीक है, जैसे अगर ये बनाते हो कड़ियाँ क्या होती हैं, जोड़, जब हम इसको यूज करते हैं तो बहुत सारे, जब हम यूज करते हैं इसमें कड़ियों को तो क्या हो जाती है, साधारण जो सिंपल जो होती है ट्रस वही होती है क्या हमारी मैक्सिमम, जितने भी राफ्टर लगाते हैं, ठीक है, उसमें जितनी भी मैक्सिमम कड़ियाँ होती हैं वही क्या होती है, छोटी लंबी में साधारण कड़ियाँ कहलाती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखे हो कई सारी ऐसे जब बनती है ना सिंपल ट्रस के रूप में, ऐसे फ्रेम स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई है, ऐसे यहाँ पे तो जो भी कड़ियाँ होती हैं वही क्या होती है, हमारी सिंपल ट्रस का एग्जाम्पल होती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, कह रहे हैं कि इस गुटका बनाया जाता है, गुटका देखियो जो क्लिट लगती है, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे फ्रेम बनाते हैं, उसमें फ्रेम में एक यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ क्या होती है गुटका जो है ये क्या होती है, ये स्टील की बनाती है, ठीक है, किसकी बनाते हैं हम, स्टील और लकड़ी दोनों की बनाते हैं, ठीक है। जो यहाँ हम प्लेट बनाते हैं इसकी प्लेट की, इसकी क्या हो जाएगी, स्टील और लकड़ी दोनों पे डिपेंड करता है, इस पर बनाने के लिए कोशिश करते हैं जो गुटका बनाए जाते हैं। अगर हम स्टील फ्रेम बना रहे हैं तो स्टील की यूज करेंगे, और अगर हम लकड़ी की फ्रेम ये जो बना रहे हैं, ठीक है, ट्रस बना रहे हैं तो क्या करेंगे, लकड़ी की यहाँ पे क्लिट को यूज करते हैं, यही गुटकी होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे हैं 8 नींद में से कौन सी छत हल्के भारों व 3.5 मीटर, देखना लेंथ की बात कर रहे हैं, तक के पार्टों के लिए उपयुक्त होता है। तो जो हमारी, ठीक है, अगर कम, ठीक है, अगर इसकी स्पान कम हो गई, जो भी अगर जो हम बना रहे हैं ट्रस अगर उसकी स्पान कम हो गई तो कौन सी हो जाएगी, वो दुपाकी टाइप की छत होती है, 2 साइड की छत होती है, इसकी क्या होती है, लेंथ कम होती है इनकी, 3.5 मीटर के ही आसपास में क्या होते हैं, इनके लेंथ होते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी तांदार, ये तो सस्पेंशन हो गई, ये बहुत ज़्यादा इनकी लेंथ होती है। कॉलर बीम जो बनाते हैं इसकी कम से कम 10 मीटर की, और किंग पोस्ट तो जानते हैं इनकी लेंथ कितनी होती है, इनकी होती है आपकी 6 मीटर से लेके 9 मीटर के आसपास की जो होती है वो क्या होती है, किंग पोस्ट ट्रस होती है। कॉलर की आपकी 10 से ज़्यादा होती हैं, और तांदार ये भी 12-15 मीटर से ज़्यादा होते हैं। ये छतों की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े आप फ्रेम देखते हो बिल्डिंगों के, जैसे किसी का प्लांट लग रहा हो किसी फैक्ट्री की, तो वहाँ जो होते हैं वे भी ऐसे ही यूज किए जाते हैं ट्रस। अब हम आते हैं नाइन्थ में कह रहे हैं नींद में से कौन सी छत 15 मीटर, ठीक है। देखो फिर लेंथ की बात करें, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जिनमें आपको लेंथ दे देगा और ऑप्शन में कह देगा कि बताओ कि ये कौन सी ट्रस हो सकती है, ठीक है, या कौन से फ्रेम स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 15 मीटर तक के, ठीक है, 15 मीटर तक के पार्टों के लिए जो स्पान होती है वो कौन सी वाली होती है, कौन सी ट्रस होती है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए कौन सी होती है, हमारी जो 12 से लेके 15 मीटर तक की जो होती है वो कौन सी होती है, क्वीन होती है, ठीक है। पास्ट तो नहीं, क्वीन पोस्ट जो ट्रस यूज करते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है स्पान की, 12 मीटर से 15 मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ किंग पोस्ट की बता दिया, किंग पोस्ट की कितनी होती है, 6 मीटर से लेके 9 मीटर तक होते हैं। अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू जो रखते हैं हम, कई बार जो अगर लोडिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो गई और हमें कम, हमारी एरिया कम है तो हम क्या करते हैं 3.5 मीटर तक का यूज कर लेते हैं, कई बार क्या करते हैं किंग पोस्ट में। लेकिन आपके क्वेश्चन में बस यही वैल्यू पूछेगा 6 से 9 मीटर तक। अब हम आते हैं 10 में, पूछ रहा है कि इस्पात कैंची के प्रकार हैं। इस्पात कैंची इसमें से क्या हो गए, चारों हो गए, क्योंकि खुली कैंची भी एक तरीके से क्या है, ये भी हमारी ट्रस ही होती है। उत्तर प्रकाश की कैंची ये भी क्या होती है, हमारी ट्रस ही होती है। स्ट्रिंग कैंची ये भी हमारी ट्रस होती है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। देखो ये लॉजिकल ऐसे पूछेगा, तो इस्पात में अगर पूछ रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो जो ऑप्शन होते हैं मैक्सिमम क्या करेगा, आपको पूरे ऑप्शन ही देगा, क्या कि पूरी क्या होती है, कैंची के ही प्रकार होते हैं। तो आप कोशिश करो कि ऑल ऑफ द ये सभी जो भी ऑप्शन है इन्हें करेक्ट करके ही आऊँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि ढालू छत, ठीक है, जो ये ढालू छत बनाते हैं इसकी शीर्ष रेखा ये वाली, ठीक है, रिज टॉप वाली भी कह रहा है साधारण राफ्टर मिलते हैं, ये वाली जो मिलते हैं इसे क्या कहते हैं, हमें काठी बोलते हैं, ठीक है। जब ऊपर इसी को क्या करते हैं हम जोड़ते हैं ना, 2 ऐसे सिंपल राफ्टर आके एट होते हैं, तो ये क्या कहलाती है, हमारी काठी कहलाती है। जब 2 ढालू छतों की शीर्ष रेखा पर मिलते हैं क्या, उनसे साधारण राफ्टर, तो काठी कहलाती है। अब हम आते हैं 12 पे। कह रहे हैं ढालू छत के सबसे ऊपर का भाग जो क्षैतिज है,
कह रहे हैं जो ढालू छत होती है, ठीक है, यहाँ पे एक क्षैतिज होती है, एक ऐसे क्लिट टाइप में लगे रहते हैं, तो वो कहते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये जो होती है हमारे ऊपर जो हिस्से होते हैं ये होती है हमारी शीर्ष कहलाती है या रीज कहलाती है। इसे कई बार क्या करते हैं कूट भी बोलते हैं, जो ऊपर वाला टॉप व्यू लगाते नहीं यहाँ पे, इस वाले हिस्से को हम कई बार कूट भी बोलते हैं। तो इससे हिसाब से क्या हो जाएगी, हमारी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 में कह रहे हैं कि पिच के बारे में सही कथन है, ठीक है, कह रहे हैं पिच के बारे में सही कथन है कि कौन कौन से सही है इसमें। अगर हम देखें पिच के बारे में तो कह रहे हैं कि ढाल छत की ढाल है, ठीक है, ढाल छत की ढाल जो क्षैतिज के साथ बनाती है, ठीक है, होती है, ये सही है, क्योंकि जो भी हमारा ओरिजेंटल मेंबर होता है इसी के साथ तो ये बनती है, इसी के साथ स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं अपने ट्रस को। अब हम कह रहे हैं बी ऑप्शन कि यह छत के ढकने की सामग्री पर निर्भर करती है, भी सही है कि जो हमारी पिच होती है, ठीक है, ये जो ढकी जाती है उसके जो भी उनके बीच की डिस्टेंस होती है पिच की, उसकी डिपेंड करती है कि कितना हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम पिच देते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसे डिग्री को उठान के अनुपात में दर्शाते हैं, ये सही है कि जो भी हम इसे उठाते हैं इसमें, ठीक है, पिच, वो हमारी सारे मेंबर जो होते हैं उनकी डिग्री जो भी हमारी उठान होती है, जो राइज होती है, उसी पर क्या करती है, डिपेंड करती है ये पिच। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारी चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं 14 में ये लोग कह रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट, देखो कई बार क्या होता है कि पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आती, तो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाओ, जिससे कि ये ना हो कि हम अगर मान लो क्वालिटी आपकी पिक्चर ढंग की ना आ रही हो तो आप हमारे क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ उसे भी सुन के आप सॉल्व कर लो। हमारा कोशिश यही है कि आपको थोड़ा करेक्ट व्यू दें, लेकिन हम कोशिश नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से सॉल्यूशन दें। देखो 14 में क्या कह रहे हैं, 14 में यहाँ कह रहा है ये कि सीमेंट कंक्रीट व इस्पात से बनी छत कहलाती है। अब देखो सीमेंट कंक्रीट और इस्पात दोनों की छत किस में होती है, ये होती है हमारी आरसीसी की। ये तो आप पढ़े ही होंगे, आरसीसी जब पढ़ रहे होंगे तभी, क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट और इस्पात जब हम स्टील यूज करते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी आरसीसी कहलाती है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक, अब हम आते हैं 15 क्वेश्चन में। अब 15 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वीन पोस्ट ट्रस कितने मीटर तक का होता है। देखो फिर यहाँ भी पूछ रहे हैं कि देखो क्वीन पोस्ट, किंग पोस्ट और सिंपल ट्रस, इन सब की सबसे ज़्यादा स्पॉन ही पूछेगा कि ये कितनी इनकी लेंथ होती है। तो कोशिश ये करना कि इनको अपने नोट्स में या नोटबुक में जहाँ भी लिख रहे हो वहाँ लिखते चले जाना, और इन्हें कई बार रिवीजन करते रहना, जिससे कि आपको एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन चूज कर सको। तो 15 में कह रहे हैं कि क्वीन पोस्ट ट्रस कितने मीटर का, तो ये होता है कितना, 9 से 12। और वही बात करेगा किंग की तो कितनी होती है, 6 से 9 मीटर। अब हम आते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉलर कैंची का प्रयोग कितने मीटर तक के लिए होती है। कॉलर कैंची जो होती है वो हमारे कितने मीटर तक के लिए होती है, ये होती है हमारी 4.5 मीटर। मैंने बताया ना कि इसकी जो लेंथ कम होती है हमारे लिए, ठीक है, जो कॉलर ट्रस होते हैं उसकी लेंथ होती है हमारी 4.5 मीटर के ही आसपास तक लेते हैं। अब हम आते हैं 17 में। 17 में पूछ रहे हैं कि ढाल छत में घाटी या पुट्ठे के स्थान पर निर्माण में गने वाले राफ्टर को कहते हैं। हम देखो ढाल छत में घाटी या पुट्ठे जो हमारे क्या होते हैं, जो यूज होते हैं जब हम फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम में क्या होता है, तो जो ढाल छत बनाते हैं और उसके साथ जो ये देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जो क्लिट वगैरह देते हैं, पुट्ठे, ठीक है, घाटी जो दे देते हैं, उसके हिसाब से पूछ रहे हैं कि निर्माण में गन वाले राफ्टर को क्या कहते हैं। तो हम उस गन वाले राफ्टर को कहते हैं रैक राफ्टर, क्योंकि ये रैक के रूप में होती है ना, ऐसे क्या होते हैं, रैक लगे होते हैं इसके अंदर, तो ये क्या होती है, रैक कहलाती है, रैक राफ्टर कहलाते हैं। अब हम आते हैं, देखो फिंग ट्रस ये जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े जो राफ्टर होते हैं इनके ट्रस में ही फिंग ट्रस होते हैं, ऐसे ये ओरिजेंटली मेंबर तक जोड़े होते हैं, और बाकी हिप में भी बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ क्या ढाल छत की बात करें, इसलिए हम क्या करेंगे, रैक टॉप राफ्टर को ही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अब कह रहे हैं कि 18 में बताइए कि ये फिंग, देखो यही आ गई ना, ये जो फिंग की बात कर रहा था वही यहाँ आ गया, फिंग छत की ही बात कर रहा। कह रहा है कि फिंग ट्रस के बारे में बताओ कि कौन सा इसमें है फिंग ट्रस। अगर मैं बात करूँ फिंग ट्रस की, तो फिंग ट्रस ये वाले हो गए जो इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होते हैं, ट्रस स्ट्रट भी लगे होते हैं, और इसमें टाई मेंबर इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो होती है हमारी क्या, फिंग ट्रस होती है। ये हमारी वन स्लैब, ठीक है, वन साइडेड स्लोपिंग स्लैब, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, इस ढाल छत हो गई। ये भी हमारी क्या हो गई, सिंपल ट्रस में आ गई। बाकी ये भी हमारी क्या हो गई, 2 साइडेड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये 2 साइडेड क्या हो जाएगी, हमारी स्लोपिंग स्लैब हो गई। अब हम आते हैं इसे केबल रूफ भी बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, केबल रूफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 साइड में क्या हुआ, इसकी ढाल छत होती है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट में 19 में, कह रहे हैं कि टर्नल ट्रैफोर्ड चादर की, ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ कि ये बताइए कि टर्नल ट्रैफोर्ड चादर की मोटाई लगभग होती है। अब चादर की पूछ रहे हैं कि लेंथ इसकी थिकनेस कितनी होगी। तो देखो एक बार मैंने स्टील के एक वीडियो लेके आया था, उसमें बताया था कि जो भी हमारी थिकनेस होती है किसी चादर या जो भी हम मेंबर को जोड़ते हैं तो उनकी लेंथ कितनी, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मैंने वहाँ भी बताया था 6 mm मैक्सिमम। जहाँ भी अगर अगर स्टील में थिकनेस की बात करता हूँ मिनिमम थिकनेस, तो हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन करेक्ट होएगी 6 mm। हर बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली सॉल्व करते रहना। अगर पूछे क्या किसी भी स्टील की चादर की मोटाई की थिकनेस पूछें, या कहे कि कोई मेंबर अगर आप 2 जोड़ रहे हो तो एक साथ जोड़ोगे तो उनकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, या पूछे स्टील टैंक में जो चादर जोड़ते हो एक साथ, जैसे स्टील टैंक को अगर मान लो सर्कल की बना रहे हैं तो पूछ देता है कि इनके बीच की थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो इनकी थिकनेस क्या होगी, 6 mm। इन सारे क्राइटेरिया में क्या होगा, 6 mm फिक्स है, आंसर यही होंगे। अब हम आते हैं 20 में। 20 में कह रहा है कि जरंतीकृत, ठीक है, जरंतीकृत लोहे की चादर है। जरंतीकृत लोहे की चादर जो होती है वो क्या होती है, समतल भी होती है और नालीदार प्रकार, ये क्या होती है, दोनों तरीके की होती है। जरंतीकृत जो होती है ये जो लोहे की चादर होती है क्या होती है, नालीदार भी होती है, मतलब उसमें होल, और समतल होती है, पूरी फ्लैट भी होती है। जैसे कि क्या कह सकते हो कि जो आप बनाते हो ऐसे, एक तो या तो सिंपल भी चादर की जोड़ सकते हो, या नालीदार ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। ये भी क्या हो गई हमारी जरंतीकृत लोहे की चादर हो गई, ठीक है। या क्या बोलते हैं इसे, एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस छत जो आज देते हो सीसी की, वो भी छत क्या होती है, वो भी सिंपल भी हो सकती है और नालीदार हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अब हम आते हैं 21 में। अब यहाँ कह रहे हैं कि 21 में ये बताइए, 21 ठीक 21 में पूछ रहे हैं कि इस साधारण राफ्टर को कितने अंतराल पर ढाला जाता है। तो जो सिंपल ट्रस, ठीक है, जो साधारण राफ्टर जो ये इस पे ढालते हो ये वाली ऊंचाई पे, इस वाले पे पूछ रहे हैं कि इनकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्लियर हो रही होगी। कह रहे हैं कि इनके अंतराल कितने होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इनके अंतराल की, तो ये ज़्यादा नहीं होती है। इनके जो भी यूज होते हैं वो क्या होती है, थिकनेस सेंटीमीटर के आसपास में होते हैं, 30 से 45 सेंटीमीटर तक के होते हैं, ठीक है। जो साधारण सिंपल होते हैं ये कितने अंतराल, ये तो ये भी पूछता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो नंबर होंगे, ठीक है। नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ये नंबर आपको याद ही रखना, जैसे 30 से 45 हो गई सेंटीमीटर, सिंपल राफ्टर की अंतराल हो गया, स्पेसिंग। ऐसे ही क्वीन पोस्ट का पूछ देता है कि इसके स्पान। ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपकी स्टील ड्राइंग में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम आते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 में कह रहे हैं कि छत का चुनाव। अब देखो यहाँ छत का ही चुनाव पूछ रहे हैं कि किस परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो अगर हम बात करें छत के चुनाव के लिए तो क्या होगी हमारी, हम पहले देखेंगे वेदर क्या है, हमारे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा हिमपात हो रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, या हम देखते हैं कि हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर ये भी देखते हैं कि हमारी टेम्परेचर क्या है। मान लो अगर आप किसी बारिश के मतलब जहाँ आप अगर हिमपात वगैरह हो रहे हो वहाँ टेम्परेचर कम होता है तो आप सिंपल ट्रस भी यूज कर सकते हो। लेकिन जहाँ आपके क्या है, अगर बहुत ज़्यादा अगर मतलब गर्मी के मौसम है तो क्या करोगे, आपकी अलग तरीके की आप उसमें कोटिंग करोगे, अलग तरीके की डिज़ाइन करोगे स्ट्रक्चर को। ये सारे डिपेंड क्या करते हैं, छत के चुनाव में यूज होते हैं। तो मतलब कि क्या हो गए, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो। छत, मौसम की परिस्थिति, पार्ट की लंबाई, ऊष्मा और आर्द्रता और बहुत सारे फैक्टर, ये सभी क्या होते हैं, छत के चुनाव में यूज होते हैं। अब हम आते हैं 23 में। 23 में कह रहे हैं कि छत कैंची कब प्रयोग की जाती है। छत कैंची जो होती है हमारी स्लैब, ठीक है, जो हमारी ट्रस होती है वो कह रहे हैं कि कब यूज करते हैं, किसके हिसाब से। तो अगर हम बात करें छत कैंची की, तो छत कैंची क्या होती है, जब भी हमारी इसकी लेंथ स्पॉन की क्या हो गई, जो भी पार्ट होता है, अगर इसकी पार्ट की लेंथ अगर 6 मीटर से ज़्यादा हो गई तो हमारी क्या हो गई, ये छत कैंची ट्रस हम यूज करते हैं। अगर कम हो गई तो क्या होते हैं, हम 1 वे या 2 वे स्लैब के आसपास में RCC की ही यूज करके काम चला लेते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गई तो हम क्या करते हैं, 6 मीटर से जैसे ज़्यादा होगी तब हम क्या करते हैं, छत कैंची यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि छत कैंची उपयोग है, ठीक है। छत कैंची जो होती है वो उपयोगी है। छत कैंची कहाँ उपयोग होती है, जब आप सिनेमा घर भी देखते हो वहाँ भी क्या होती है, छत कैंची बहुत ज़्यादा यूज होती है। कई बार देखते हो ऐसे फ्रेम बने होते हैं, ठीक है,
क्योंकि इसमें क्या होती है, इसकी स्पॉन बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या होता है कि अगर बीच में हम कोई अगर फ्रेम जैसे कॉलम वगैरह रख दें तो इससे क्या होगा, हमारी कई बार क्लियरिटी नहीं रहती है। तो ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम ट्रस के रूप में डिज़ाइन करते हैं सिनेमा घर के स्लैब को। हैंगर में भी क्या होता है, ये भी यूज करते हैं, जो आप कई बार प्लांट देखे हो। फिर कार्यशाला जो भी आपका वर्क होता है, कोई इंडस्ट्री खड़ी होती है तो वहाँ भी क्या होते हैं, ज़्यादातर हम इसी को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका वेंटिलेशन भी सही बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी एक फैक्टर होता है कि हमें क्या होते हैं छत कैंची को यूज करने का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 25 से पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि तान अंग की लंबाई कितनी रखी जानी चाहिए। तान अंग की लंबाई कितनी रखी जानी चाहिए, तो इसकी तान अंग जो टेंशन, ठीक है, टाई मेंबर जो होता है ना, वही तो तान अंग होते हैं। इसकी जो मेंबर होती है इसकी कितनी होती है, 3 मीटर तक की होनी चाहिए। मतलब कि क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 में कह रहे हैं कि छत कैंची का आकार होता है। देखो छत कैंची का आकार क्या होता है, ये त्रिभुजाकार हो गया। ठीक है, छत कैंची का आकार क्या होगा, आप देखे हो जो भी कैंची जो भी ट्रस बनते हैं ये क्या होते हैं, ये त्रिभुजाकार। ये होते क्यों होते त्रिभुजा, इसे कैंची ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही क्या होती है, एक कैंची के फ्रेम में होता है। अगर मान लो आप कैंची अगर देखे हो तो जब इसको ओपन करोगे कैंची को तो एक ये मेंबर बनता है उसका, कैंची का एक ये मेंबर बनता है। इसलिए क्या कहते हैं, कैंची करते हैं। जब यही बनता है, यहाँ टाई मेंबर लगा कर जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, यही त्रिभुजाकार हो जाता है। तो क्या हो गया, त्रिभुजाकार। यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम वर्गाकार या आयताकार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हमारी आरसीसी के मेंबर ये स्लैब में हो जाएंगे, डायरेक्टली ये कैंची मेंबर नहीं हो जाएगा। अब 27 की बात करते हैं। कह रहे हैं छत कैंची सामान्यतः बनी होती है। छत कैंची किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनती है कि इस्पात की बनती है कि आरसीसी की बनती है, क्या कोई नहीं बनती है। तो अगर बात करें छत कैंची मैक्सिमम हम किसकी यूज करते हैं, इस्पात की यूज करते हैं। आप बहुत सारे देखे होंगे, आप कैंची जो भी बनते हैं, ठीक है, ट्रस बनते हैं, वो किसकी होती है, स्टील की ही बनती है। क्योंकि हमारी सबसे इजी और सबसे रिपेयर और सबसे मेंटेनेंस इजीली हम कर सकते हैं उसमें किस में कहते हैं, स्टील के ही ट्रस में कर सकते हैं। अब हम आते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 में पूछ रहे हैं कि छत कैंची में मुख्य अवयव होते हैं। अब देखो छत कैंची में पूछ रहे हैं कि मेन मेंबर क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ छत कैंची की, तो छत कैंची जो होती है, अगर मान लो एक यही बना रहा हूँ, ठीक है, किंग पोस्ट ट्रस का ही बना रहा हूँ। किंग पोस्ट ट्रस अगर मैं बना रहा हूँ, ऐसे बनते हैं। फिर क्या होता है, एक ऐसे मेंबर होता है, ऐसे, ठीक है, ऐड होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी मेंबर, मान लो यहाँ सपोर्ट दे दिया, तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है टाई मेंबर, यही होती है तनानुपांग होते हैं। ये हो गई मेरी तनानुपांग हो गई। और ये वाली जो स्ट्रट होती है, ये क्या होती है, हमारी कंप्रेशन मेंबर होती है, मतलब कि संपीड़न उपांग होगा। तो ये जो स्ट्रट इसे कहलाता है, ये क्या क्या कहलाता है, टाई मेंबर। तो मतलब कि हमारी छत कैंची में मुख्य क्या होंगे, तनन भी होगा और संपीड़न दोनों होंगे। मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ए और बी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 29 में। कह रहे हैं कि स्ट्रट कैंची का कौन सा अवयव है। स्ट्रट, देखो स्ट्रट जो होता है, मैंने बता दिया ना, यही ऊपर जो स्ट्रट होता है वो क्या होता है, संपीड़न होता है। कंप्रेशन की जो लोड होते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स को बियर करता है, वही क्या होती है, हमारी स्ट्रट होती है। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। हमारी क्या हो जाएगी, संपीड़न अवयव जो होती है वो स्ट्रट होती है। और मैंने यही बताया कि जो टाई मेंबर होता है वो तनानुपांग होता है, वो क्या होता है, वो लोडिंग को बियर करके ट्रांसपोर्ट करता है। उसको क्या करता है, अपनी कॉलम या सपोर्ट जो भी मिले रहते हैं वहाँ पे वॉल पे सपोर्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। अब बातें हैं 30 पे। 30 पे कह रहा है कि तनानुपांग को कहते हैं, तनानुपांग को क्या कहते हैं, टाई कहते हैं। ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं 31 में। कह रहे हैं कि 31 में पूछना है कि अवयवों को जोड़ने के लिए प्रयोग, ठीक है, जो अवयव होते हैं वो कौन से प्रयोग के लिए कौन से यूज किए जाते हैं। रिवेट यूज किए जाते हैं, बोल्ट यूज किए जाते हैं, या पिन यूज किए जाते हैं, या ये सभी यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ जो भी मेंबर होते हैं जो भी बनाते हैं, उससे क्या होता है, रिवेट से भी जोड़ सकते हैं जो प्लेटो होते हैं, या बोल्ट से भी हम होल करके जोड़ सकते हैं, या हम क्या करते हैं एक पिन के रूप में इसे होल करके और इसे फिक्स कर देते हैं। तो मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, टी, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं 32 में। 32 में कह रहे हैं कि तनन उपांग की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ कितनी ज़्यादा होती है, कि कह रहे हैं कि तनन उपांग की लंबाई ज़्यादा होती है। अब इसमें से पूछना है किससे होती है, किस अवयव से इसकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बात करूँ तनन उपांग की, जब मैं अभी डायग्राम बनाया था तो आप देखेंगे ये वाली मेंबर क्या हो रही है, ज़्यादा दिख रही है आपको। और जब ये वाली जब हम जोड़ रहे हैं इसको जो भी रॉप्टर से, फिर ये वाली जो किंग पोस्ट की बना इसकी मेंबर क्या ये छोटी लग रही है ना। संपीड़न जो है उपांग जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रट जो बियर कर रहा है, ये था स्ट्रट।
तो ये क्या हो गया, ये टाई मेंबर क्या, ये ज़्यादा बड़ी है ना टाई मेंबर किससे, स्ट्रट से। तो मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो राफ्टर से, राफ्टर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हमारी टाई मेंबर क्या होती है ज़्यादा इसकी लेंथ होती है। क्योंकि अगर हम इसे अगर मान लो अगर 20 मीटर की अगर ये लेंथ दे दिए टाई मेंबर को, तो हमारी 20 मीटर ये नहीं रख सकते ना, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इसकी राइजिंग हो जाएगी। इस केस में ये कम होते हैं राफ्टर वगैरह, पर्लिन भी होते थे। यहाँ बस बात कर रहे हैं किससे, संपीड़न से कंपेयर कर रहे हैं अवयव से। अब हम बात करते हैं 33 को। कह रहा है छत कैंची की संरचना कितने प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूँ छत कैंची की, तो छत कैंची की क्या होती है संरचना, 2 प्रकार। एक होती है हमारी ये सिंपल वाली, छत कैंची की बात कर रहे हैं ना, संरचना कितने प्रकार की होती है, ये होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल, और बाकी हम जो भी अलग अलग जो डिफाइन करते हैं, जैसे फिंक हो गई ट्रस, या हो गए हमारे किंग, ये सारे क्या होते हैं बाकी के नॉर्मल ट्रस में आते हैं। 2 ही प्रकार से हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं 34 में कह रहे हैं कि छत कैंची कवर करने का कार्य करती है। छत कैंची को जो कवर करते हैं उसका कार्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम उसकी एरिया को कवर करें। ठीक है, हमारा क्या काम होगा, छत कैंची का काम ही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्या करें, हम कवर करें, जो भी हमारे ग्राउंड की जो जितनी ज़रूरत होती है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिक क्षेत्रफल को कवर करने का कार्य करती है छत कैंची। अब कह रहे हैं कि छत कैंची वहन करती है। छत कैंची की अगर बात करें तो कह रहे हैं ऑप्शन में कि छत कैंची किसको, कौन से लोडिंग को बियर करती है। तो बात करें ऑप्शन ए में कह रहे हैं वायु भार व बाह्य भार, दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं केवल वायु भार, तीसरे में कह रहे हैं केवल बाह्य भार। अगर मैं बात करूँ छत कैंची की तो क्या होता है, ये एयर को भी, ठीक है, हमारी हवा की भी लोड को जो कि इस पर ट्रांसफ़र, इस पर लोड लगता है ना एयर की, और इसको भी, और बाहरी जो लोड होते हैं, ठीक है, जैसे हिमपात हो गए, बर्फ़ हो गए या बारिश की, ये सबको क्या करते हैं बियर करते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 में कह रहे हैं कि एक आदर्श कैंची होती है। जब भी हम ठीक है सिंपल कैंची की बात करें, आइडियल कैंची की बात करें, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जितने उसके नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है, मेंबर होते हैं, वही क्या होगी उसकी जो भी 2 टाइम्स जो उसकी जॉइंट होती है, और जो उसकी माइनस रिएक्शन सिंपल ट्रस में होते हैं, इसी का क्या होती है, ये होती है हमारी आइडियल केस की बन जाती है। मतलब कि यहाँ जो एन को क्या किया है, इन्होंने मेंबर को, जो हम एम को डिनोट करते हैं मेंबर, यहाँ इन्होंने डिनोट कर रहे हैं एन से। तो मतलब नंबर ऑफ मेंबर एन इज इक्वल टू 2j-3 क्या होती है, आइडियल केस की बनती है हमारे कैंची के लिए। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो मैं यही बता दे रहा हूँ कि होती क्या है। जब आप कोई मेंबर बनाते हो, यहाँ मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि एक मेंबर को जब डिज़ाइन करते हो तो जो नंबर ऑफ़ मेंबर होते हैं और जो 2, ठीक है, 2 टाइम्स होता है उसके जॉइंट, जे को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ़ मेंबर बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर ऑफ़ जॉइंट होती है, और ये होती है हमारी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थी। ये जो तीनों, ठीक है, जब इसे इक्विवेट करते हो, ठीक, इसे जब सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करके जब देखते हो तो क्या होता है, ये m इक्वल टू 2j-3 के फ्रेम में आता है। तो ये जब इसे सॉल्व करोगे तो ये मैक्सिमम आपके क्वेश्चन दे देता है, क्या दे देगा, आपका नंबर ऑफ़ मेंबर की वैल्यू दे देगा, ठीक है, m की वैल्यू दे देगा, और फिर पूछ देगा जे की बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ़ जॉइंट पूछ लेगा, या अगर नंबर ऑफ़ जॉइंट दे देगा तो क्या करेगा आपसे मेंबर पूछ लेगा कि नंबर ऑफ़ मेंबर बताओ। इसको सॉल्व करने का क्या, अगर मान लो कभी डायग्राम दे दिया, मान लो यहाँ मैं एक सिंपल दे रहा हूँ, अगर मान लो ये मेरा ऐसे फ्रेम है, ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ एक जॉइंट यहाँ हो रही है, मान लो एक जॉइंट मेरी यहाँ हो रही है, और यहाँ ये 3 जॉइंट मिल रहे हैं ना मेरे, सॉरी 4 जॉइंट। अब मेरे मेंबर कितने हो गए, अगर मैं यहाँ जॉइंट करूँ तो एक मेंबर ये हो गई मेरी, एक मेंबर मेरी ये हो गई, एक मेंबर मेरी ये हो गई, एक मेंबर ये थे, मतलब 4 मेंबर हो गए। तो जब सॉल्व करोगे इसको तो देखो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि डिटर्मिनेसी हमारा ट्रस है कि इनडिटर्मिनेसी ट्रस है। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी, m इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी 2j-3। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, आपका पढ़े हो कि जो हमारी फोर्स लगती है, ठीक है, एक वर्टिकली लगती है जो, और एक ओरिजेंटल लगते हैं। तो जब ओरिजेंटल केस में क्या होता है, h देखते हो, सिग्मा Fx देखते हो। जब वही वर्टिकल लोडिंग के केस में देखते हो तो क्या देखते हो, सिग्मा Fy देखते हो।
और वही एक मेंबर और क्या लेते हो, आपके समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 लेते हैं। तीनों कंडीशन फॉलो करते हो, यही क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के रूल होते हैं। तो अगर सिंपल पूछे तो कई बार पूछ देता है कि इक्विलिब्रियम में जो हम फॉलो करते हैं वो कितने कंडीशन होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 कंडीशन। तो यही हमारे क्या होते हैं, रिएक्शन में यूज होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ मैंने 3 रख दिया इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू क्या रख दी मैंने, रिएक्शन को 3 रख के सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ मेंबर दे रखा है तो मेरे कितने मेंबर है, 1 मेंबर है, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, और ये क्या हो गए, बीच में एक ये मेंबर जोड़ रहे हैं, 5 हो गए बराबर। अब मैं सॉल्व करूँगा 2:, जे की वैल्यू मान लो अगर पूछ रहा है तो जे, लेकिन मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि ये इनडिटर्मिनेसी है कि डिटर्मिनेसी स्ट्रक्चर है। तो मैं यहाँ जब सॉल्व करूँगा तो जे की वैल्यू रख दूँगा। जे मेरा कितना है, एक ये वे है, 2 3 4 हो गए। तो मैं इसे यहाँ क्या करूँगा, 4 हो गए, -3 कर दूँगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 5, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए वैल्यू। तो मतलब कि क्या हो गई हमारी, ये आइडियल कंडीशन की हमारी फ्रेम स्ट्रक्चर हो गई। ये आपके सिलेबस में है लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, डीप तक नहीं है। तो मैंने यहाँ बस आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बताई है। तो कोशिश ये करो कि अगर ये चीज़ें नॉलेज के रूप में अपने अर्न कर लो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझसे दोबारा पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाँ क्वेश्चन पे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 36 का ऑप्शन ए करेक्ट। अब कह रहा है कि डिफिशियंसी कब होगी। देखो मैंने अभी जो सॉल्व करके बताया कि डिफिशियंसी, इनडिटर्मिनेसी और डिटर्मिनेसी, तो यहाँ यही पूछ रहे हैं कि इसकी जो भी, ठीक है, पूछ रहे हैं कि जब आप बताते हो, जब आप बनाते हो मेंबर को, तो कह रहे हैं कि डिफिशियंसी कब होगी इसमें। तो अगर डिफिशियंसी की बात करूँ तो डिफिशियंसी कब होगी, जब यही वैल्यू जो मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया, ये वैल्यू अगर आप देखो, अगर ये वाली वैल्यू अगर यही लेस हो गई, मान लो अगर ये वैल्यू अगर यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू अगर ये ज़्यादा हो गई, ठीक है, मतलब मोर हो गई इस वाले इस वैल्यू से, तो क्या हो जाएगी, यही इनडिटर्मिनेसी का केस बन जाएगा, डिफिशियंसी का केस बन जाएगा। मतलब कि हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ से बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो कि हमारी क्या हो जाएगी, जॉइंट के मेंबर से लोडिंग ज़्यादा हो गई, जिससे कि हमारा मेंबर फेल होने के कंडीशन में आ जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 38 में कि अधिकांगी कैची कौन सी होगी, मतलब रिडंडेंट, ठीक है, रिडंडेंट ट्रस कौन सी होगी। तो अगर मैं अधिकांगी कैच की बात करूं तो हमारी जो मेंबर होती है वो क्या हो जाएगी, जॉइंट के मेंबर और उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी, अधिकांगी कैंची हो जाएगी, रिडंडेंट कैंची हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, सी ऑप्शन है। अगर यही बराबर वाली वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी, आइडियल कंडीशन, और यही क्या होगी, अगर न्यूनांगी कैंची हो जाएगी किसमें, डिफिशियंसी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 39 में, जब कैंची के सभी अवयव एक ही तल में होते हैं तो कैंची कौन सी कहलाती है। अगर मैं बात करूं कि जब सारी कैंची एक ही तल में होते हैं, मतलब कि ये क्या हो जाएगी, एक पहले समतल में आ जाए तो क्या हो जाएगी, ये समतल कैंची होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि 40 में, अब कह रहे हैं कि छत कैंची में मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है। पूछ रहे हैं कि छत कैंची में मुख्य अवयव कौन सा होगा। तो अगर मैं छत कैंची में मुख्य अवयव की बात करूँ तो नीचे, ठीक है, जो हम बनाते हो ट्रस, उसमें जो भी मेंबर नीचे भी लगे होते हैं या ऊपरी का ये होते हैं, राफ्टर वगैरह होते हैं, या जो भी जालक यूज करते हैं, ये सभी क्या हो गए, इसके मेंबर हो गए सारे, क्या हो गए, मेंबर। अगर मान लो ये ना दो टाइम मेंबर लोडिंग नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये राफ्टर ना दो तो ये भी फेल हो, तो ये सारे क्या हो जाएगा, मुख्य अवयव ही हो गए। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं 41 में। 41 में कह रहे हैं कि 2 क्रमागत पैनल, अगर मैं 2 क्रमागत पैनल पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये बीच की दूरी को कहते हैं। जब 2 क्रमागत पैनल की बात करें तो यही क्या होती है, हमारी यही पैनल दूरी होती है। 2 पैनल पॉइंट के बीच में कंटिन्यूस जो होती है वही डिस्टेंस के बीच की क्या होती है, वही पैनल दूरी होती है। कैम्बर तो आप जानते हो, रिज भी आपने बता दिया, जो टॉप भी होती है, आमंदन जो ज्वाइंट किए जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए 42, छत कैंची के निचले सिरे, ठीक है, जो छत कैंची होती है, कह रहे हैं कि उसके निचले सिरों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। जब छत कैंची जब बनाते हैं उसके निचले सिरे तो क्या होते हैं, वो ये वाली जब बनाते हो ना, तो जो उसका ये निचला वाला सिरा होता है, ये वाले इससे कि मिलाने वाले सिरे को क्या कहते हैं, इब्ज रेखा कहते हैं, ठीक है, इब्ज लाइन बोलते हैं इसे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कह रहे हैं कि छत कैंची को आधार प्रदान करने, ठीक है, जो उसको कैंची होती है उसका बेस प्रदान करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो देखो जो बेस आप उसे प्रोवाइड करते हो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे बियरिंग प्लेट, ठीक है,
छत की जो आप क्या करते हो ऐसे बनाते हो ना मेंबर, तो इसका जो बेस देते हो यहाँ पे आप, मैंने बताया ना एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट को यहाँ एक बियर प्लेट लगाते हैं, क्या करता है इसे सपोर्ट यहीं से ज्वाइंट करते हैं इस मेंबर को अपने, क्या करते हैं मान लो आरसीसी की कॉलम बना दिया, स्टील की कॉलम, तो यहीं पे क्या करते हैं बियरिंग प्लेट लगा के इसे फिक्स करते हैं, इसी का क्या करते हैं बेस देते हैं इसको। तो ये होती है हमारी बियरिंग प्लेट होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि अल्बर्ट फिंक ने कौन सी कैंची का विकास किया। देखो नाम में ही क्या रखा है फिंक, अगर नाम में ही जब फिंक रखा है तो समझ जाओ कि ये सॉल्यूशन क्या है ईजी है। ऐसे जब नाम में ही जब ऐसी चीज़ें मिल जाए तो डायरेक्ट क्या करो ऑप्शन में जो भी फिंक लिखा वही करेक्ट मार दो। कई बार जो नाम जिसके नाम पे रखी जाती है वही क्या होती है उन्हीं के नाम पे ट्रस्ट की जो डिज़ाइन करते हैं उनके नाम पे हम रख देते हैं। तो वही हो गया अल्बर्ट फिंक जो है फिंक ट्रस्ट को डिज़ाइन किया। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ईजी होते हैं, बस आपको लॉजिकली देखने होते हैं कि क्या नाम है और वही जो डिज़ाइन करता है वही क्या होता है उसी के नाम पे बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं वारेंट ट्रस्ट। वारेंट ट्रस्ट की पूछ रहे हैं कि पार्ट के लिए प्रयोग की जाती है, उसकी क्या होती है स्पान बताइए किसकी, वारेंट ट्रस्ट की। वारेंट ट्रस्ट क्या होती है सबसे लॉन्गेस्ट जो हम यूज करते हैं, लॉन्गेस्ट जो भी पाथ होते हैं, ठीक है पार्ट यूज करते हैं, और कौन से होते हैं वारेंट ट्रस्ट के ही टाइप्स होते हैं। मतलब कि हो गए हमारी 30 मीटर के अधिक जो भी होती है ये हमारी किस में आती है वारेंट ट्रस्ट के पार्ट होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पंखा ट्रस्ट है, ठीक है, फैन ट्रस्ट कौन से हैं। फैन ट्रस्ट का इसमें डायग्राम बतानी है। तो अगर मैं फैन ट्रस्ट की बात करूँ तो यहाँ मेरे जो होगी अगर ध्यान दो तो ये वाली क्या होगी एक मेंबर ऐसे फ़ैन, ठीक है ये तो ट्रस हो गई, और ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर जैसे फ़ैन वगैरह देखो ना ऐसे उसमें लटके होते हैं, तो इसमें 3-3 पाए होते हैं, देखो 3-3 पाए ये इसके साथ जॉइंट किए जाते हैं, तो ये क्या हो गई पंखा ट्रस में आते हैं। यही है इसकी बात करूँ तो ये क्या होगी हमारी क्वीन ट्रस में आ जाती है। ये हमारी क्या होती है सिंपल ट्रस के बाकी टाइप्स आते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 47 से पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ये कौन सी ट्रस है इस वाले। अब देखो अगर ऐसे ट्रस कब बनाते हो, आप कई बार देखे होगे कि ऐसे ट्रस जब बनाते हैं जब इसकी क्या होती है लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और हमें क्या होती है एक साइड से ही हमें क्या, अगर मान लो दोनों साइड से हमारी कोई लोडिंग नहीं है, मतलब कि एक ही साइड से हमारा क्या है जो भी एयर का कंडीशन वन साइडेड है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं उत्तर प्रकाशी ट्रस यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे केस में क्या करते हैं उत्तर प्रकाश के ट्रस यूज करते हैं जब वन साइडेड लोडिंग हो या एक ही साइड से बर्फबारी के कंडीशन ज़्यादा बन रहे हो, तो आप क्या करते हो ऐसे स्ट्रक्चर ज़्यादातर आप यूज करते हो अपने डिज़ाइन में। तो यहाँ जो ये फ्रेम स्ट्रक्चर है ये हमारे क्या उत्तर प्रकाश। ऐसे क्वेश्चन आपके डायग्राम में दे देगा, पूछेगा कि टाइप्स बता दो, तो सारे जो भी हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि एक पार्टिकुलर वीडियो लाऊंगा और उस जितने भी मेंबर होंगे सबके स्पान लेंथ, ठीक है, और डायग्राम बताता चला जाऊंगा कि कौन से डायग्राम थे, और वहाँ ये ट्रिक भी बताऊंगा कि क्या देख के कैसे बता सकते हो कि हाँ ये कौन सी ट्रस है। चलो मैं बात करता हूँ 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वीन पोस्ट ट्रस का पार्ट होता है। अगर क्वीन पोस्ट की पूछ रहा है तो मैंने फिर बता दिया था कि जो भी हमारी 10, ठीक है, 12 मीटर से जो भी ज़्यादा होती है वो कौन सी होती है क्वीन पोस्ट ट्रस होती है, ठीक है, सॉरी 9 से, ठीक है, 6 से 9 मीटर तक की क्या होती है ये होती है हमारे किंग होती है। और जब भी 9 से लेके 12 मीटर तक की बात करते हो तो कौन सी होती है हमारी क्वीन पोस्ट। यहाँ तक 12 की बात नहीं की है तो यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन ले लेते हैं, ठीक है। 9 से 14 मीटर के आसपास क्या होती है क्वीन पोस्ट ट्रस होती है। अब हम 6 से 9 क्या होता है हमारा किंग पोस्ट ट्रस होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अगर जो भी आपको यहाँ प्रॉब्लम लग रही हो, जो भी लेक्चर पढ़ाए जा रहे हो, जो भी आपको टॉपिक मान लो एक्सप्लेन ना होगा, क्लियर ना दिख रहे, तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपके साथ जो भी अगर मान लो जो अगर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये वाले जो भी क्वेश्चन जैसे फ्रेम वाले हैं ऐसे क्वेश्चन को मैं लेके आऊँ एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो में, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा डाउट ना रह जाए। तो ये चीज़ें आप लोग को है डाउट तो पूछोगे तभी हम बता सकते हैं। हमें लगता है कि आप लोग सब जानते हो, तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपके सॉल्यूशन के ही हिसाब से बताते चले जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि जो भी डाउट लगे, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट बॉक्स में पूछो। और जो भी बाकी के लेक्चर्स आ चुकी हैं, ठीक है, स्टील के MCQ के आ चुके हैं आपके, और बाकी आपके लेक्चर CMED की भी मैराथन क्लास आने लगे हैं, तो इन सारे वीडियो को आप देखते रहो, उनके सॉल्यूशन आप जो भी बताए गए हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन करते रहो, और जो भी बताया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है उन्हें और अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो और याद करते रहो, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट आए,
ठीक है। यहाँ हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों को परफॉर्मेंस और बेहतर करने के लिए ही ऐसे टेस्ट सीरीज लाए जा रहे हैं। इस तरीके से टेस्ट सीरीज ही है। आपको 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखो 50 क्वेश्चन हमने करा दिए, अब यहाँ 49 करा दिए, 50 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे। ये जो 50 क्वेश्चन है ये सारे आपके सॉल्यूशन के ही हिसाब से होंगे कि आपकी टाइमिंग 1.5 घंटे के अंदर आप सॉल्व करके इसे आप अच्छे से सबमिट कर लो। और दोबारा अगर देखो समय बच रहा हो जब भी टेस्ट दो, अगर 1.5 घंटे से पहले आपने मान लो सॉल्व कर दिया, जैसे कि मान लो 90 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर थोड़े इजी क्वेश्चन आ गया, मॉडरेट क्वेश्चन आ गया, तो आप मान लो अपने 40 से 50 मिनट में आपने सारे अटैम्प्ट कर, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, तो बचिए आपकी जो 30 मिनट, ठीक है, सॉरी 40 मिनट, 90 मिनट में तो आप 40 में दोबारा रिवीजन करो। आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हो, कहीं दोबारा उसने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा ऑप्शन से देखो क्या वहाँ गलत कर रहे हो। ऐसे कर करके ही क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व किया जाता है। यहाँ भी हम जो बता रहे हैं, यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ पूरी, फिर आपके ऑप्शन बता रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि ये मुझे आपको भी आइडिया हो जा रहा है कि हाँ मैं पढ़ाने क्यों पढ़ा रहा हूँ इस तरह। क्योंकि आपकी जब एग्ज़ाम में दो तो ऐसे ही सॉल्व करते चले जाओ। पहले पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, फिर ऑप्शन देखो, और ऑप्शन में जो जब क्वेश्चन देख लोगे और ढंग से पढ़ोगे तो 75% तो आप वहीं सॉल्व कर लोगे, जब अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ी है। बाकी 25% तो काम होता है बस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना कि 3 में से जैसे कैसे एलिमिनेट करते हैं। जैसे मान लो यही वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि ये जो दिखाई गई है ये ट्रस कौन सी कैंची है। तो अगर ऐसी की ट्रस की बात करें तो क्या होगी, वारेन ट्रस, ठीक है। अब वारेन ट्रस में देखो होता क्या है कि ये ओरिजेंटल मेंबर होते हैं, ठीक है। इनके बीच जो टॉप व्यू और बॉटम व्यू, ठीक है, जो मेंबर होते हैं क्या होते हैं, ये ओरिजेंटली होते हैं। वारेन क्या होती है, इनकी लेंथ कितनी होती है, 30 मीटर से ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या करते हैं, हमको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं इसके वारेन ट्रस को। देखो ये इजीली होगी ना, फिंग ट्रस तो बता दिया जो इसके बीच में स्ट्रक्चर होते हैं। फिर आर्क ट्रस तो जानते ही हो, जब आप ऐसे आर्क बनती है फिर इसमें क्या होते हैं, ऐसे हमारे मेंबर ऐसे जोड़े जाते हैं, फिर यहाँ हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको जोड़ने के तरीके होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी बनाए जाते हैं, जैसे आर्क ट्रस के ही बारे में बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ आर्क ट्रस ये वाली, जैसे क्या होता है ऐसे आर्क बनाई जाती है, ठीक है, आर्क, और फिर यहाँ से जोड़े जाते हैं। तो यहाँ से जो भी मेंबर जोड़े जाते हैं ये क्या होती है, आर्क ट्रस हो गई। शार्ट ट्रस जो हमें क्लियरली ये पूरी क्या होती है, एक ही मेंबर तो ईजिली दिख जाते हैं, जैसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो ये सब क्या होते हैं शार्ट ट्रस। तो यहाँ तो देख सकते हो ना कि एलिमिनेट करने का ऑप्शन, तो मतलब क्या हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के भी आइडिया होने चाहिए कि कैसे एलिमिनेट करके सॉल्व कर दो। तो ये हो गई हमारी वारेन ट्रस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि छत कैंची के भार विश्लेषण होती है। छत कैंची के लिए जो हम लोडिंग, ठीक है, जो मेथड लेते हैं कि कैसे हम उसे सॉल्यूशन करते हैं मेथड को, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ये जो होते हैं इसमें होते हैं आरेखन, ठीक है, काट विधि और जोड़ विधि, ये सभी होते हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँ, आरेखन विधि और काट विधि, तो चलो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो मैं कर रहा हूँ इसे क्लीन, ठीक है, मैं इन्हें क्लीन कर रहा हूँ। अगर मैं बताऊँ इन्हें, जो मैंने पहले बता दिया उनको पढ़ लेना। चलो मैं बात कर रहा है 50 क्वेश्चन, 50 में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ये बताओ आरेखन जो छत कैंची होती है इसका भार विश्लेषण की विधि क्या, आरेखन विधि, काट विधि, जोड़ विधि कौन सी होती है। जब आप देखते हो कोई एक ऐसे ट्रस बनती है, मान लो मैंने ये ट्रस बनाया है ऐसे, जब आप ऐसे ट्रस बनाते हो तो जब भी आरेखन, ठीक है, एक पार्टिकुलर इसकी इंडिविजुअल को ले लेके सॉल्व करोगे पॉइंट्स को, तो वो क्या होती है, हमारी आरेखन होती है। काट विधि क्या होती है, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाए रहते हो, मान लो ऐसे हमारा मेंबर है, ठीक है, तो जब इसकी एक विधि से ऐसे काट दोगे, ठीक है, एक मेंबर मान लो यहाँ से मैंने काट के ऐसे सॉल्व कर, ये एक्स मान के इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैंने मान लो बाद में एक और सेक्शन लेके ऐसे काटा, इसको पूरे सॉल्व किया। तो जब बारी बारी से हम सेक्शन को ले लेके काट करके सॉल्व करते हैं सेक्शन मेथड, तो एक होती है हमारी काट विधि होती है। जोड़ विधि जो होती है, जो भी हमारे पार्टिकुलर एक जॉइंट पे लेके, मान लो अगर मैंने इस वाले जॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले जॉइंट को लिया तो मैं अलग इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ मेरा एक सपोर्ट आएगा, फिर यहाँ एक मेंबर आएगा, फिर मेरी एक यहाँ से ट्रस जा रही है, तो ये क्या होती है, हमारी जोड़ विधि होती है। और तो ऐसे आरेखन क्या होते हैं, पूरे मेंबर को ले लेते हैं, ठीक है, एक मेंबर को पर्टिकुलर लेके सॉल्व करते हैं लोडिंग। तो ये सारी विधि क्या हो जाएगी, हमारी कैंची भार को सॉल्व करने के मेथड होते हैं। कौन सी, आरेखन विधि, काट विधि और जोड़ विधि। चलो अब हम यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो और हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो भी आपको पीडीएफ इसकी दे दी जाएगी। पीडीएफ तभी मिलेगी जब हम पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दें। टारगेट हमारा यही है कि आपके 50 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी
टाइम कम है तो सॉल्व कराएं। और ये क्वेश्चन एक तरीके से वीडियो आपकी लेक्चर, ठीक है, प्रिपरेशन वीडियो ही है, जिससे कि आप कम समय में यही वीडियो देखकर ही आप अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा से तैयारी कर लें और एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो थैंक यू, जय हिंद।